Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum, good morning everyone. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. कैसे हैं आप सब लोग और थैंक यू फॉर सो मेनी ट्वीट्स और थैंक यू फॉर योर फीडबैक। कल शाम को हमें अंदाज़ा हुआ कि आपको हमें देख के संडे वाले दिन कितना अच्छा महसूस हुआ। आप यकीन मानिए कि हमें भी आपके साथ वक्त गुजार के उससे ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आई डू वांट टू अपोलोजाइज बिकॉज आपकी तरफ से ये एतराज़ ज़रूर था कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि शो है। कुछ सरप्राइजेज हम सरप्राइजेज ही रखना चाहते हैं। मे बी वी शुड हैव ट्वीटेड अर्लियर, लेकिन आपके रिस्पॉन्स से हमें पता चला कि आप इंतज़ार में बैठे होते हैं एंड you were with us all throughout. अच्छा, कल हुआ मेरा बाहर खाना खाने का इत्तेफाक हुआ अपने घर वालों के साथ और मैं एक रेस्टोरेंट गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कल ही लॉकडाउन खुला हो और सबको पता लगा है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान से ख़त्म हो गया और सभी एक जगह पे मौजूद हैं। Oh my God. इट वॉज अ केओस। पब्लिक स्पेसेस पे गैदरिंग देख के बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हम आपको ये रिमाइंड कराना चाहते हैं कि जब वो सूरत हाल हो कि कंधे से कंधा मिल रहा हो लोगों का एक जगह पे रश की वजह से, तो प्लीज़ थोड़ी सी एहतियात हमें खुद ही करनी चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट 450 केसेस दोबारा से गुज़श्ता 24 घंटों में कंफर्म हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का हम पे खास करम है कि हमारे यहाँ उस तरह से केसेस नहीं बढ़ रहे, लेकिन दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर दोबारा केसेस बढ़ना शुरू हो गए, जैसे कि ब्रिटेन, जैसे कि बरतानिया में एकदम जंप आया है केसेस में। अच्छा, लेकिन साथ साथ ये भी एक बात याद दिलाने वाली है टू ऑल द रेस्टोरेंट्स आउट देयर कि माना कि खुल तो गए हैं, लेकिन वो क्लॉज ना भूलें कि एक कैपेसिटी है जितने लोग आप एंटरटेन कर सकते हैं। देयर इज अ स्पेसिफिक नंबर जो पहले आप करते थे उससे बहुत ज़्यादा कट डाउन करके ऑलमोस्ट 60% कम करके कहा इजाज़त दी गई है कि इतने लोग बैठ सकते हैं एंड देन इट्स अलाउड, बट क्लियरली दैट वाज नॉट द एसओपी दैट वाज बीइंग फॉलोड। अब्दुल्ला का तो ये कहना है कि रेस्टोरेंट को अपने दरवाजे बंद करने पड़ गए क्योंकि इतने लोग आ रहे थे, इतने लोग आ रहे थे कि नहीं, वेटिंग की जगह नहीं थी, रेस्टोरेंट को अपने दरवाजे बंद करने पड़ गए। अच्छा, एट द सेम टाइम एक और इंडस्ट्री, एक तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने बहुत सफ़र किया, आपको पता है कोविड की वजह से, ड्यूरिंग द कोविड, और एक और इंडस्ट्री क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त उस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, वो है फिल्म मेकिंग और फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अब तक गालिबन सिनेमाज मेरी इत्तला के मुताबिक तो नहीं खुले और खुल भी जाएंगे तो लगेगा क्या, नहीं खुले और मूवीज कौन सी कोई रिलीज हुई है। सो वो वाला जो सारी इंडस्ट्री है वो भी थोड़ी देर के लिए अभी जरा रुकी हुई है, इट इज एट अ स्टैंड स्टिल, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो वापस आने वाले हैं बिफोर एवरीथिंग इज क्लियर, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब जब सब कुछ ही खुल गया है तो सिनेमा भी खोल दें। बहुत दिल चाह रहा है कोई मूवी देखने को सिनेमा। व्हाई नॉट? हाँ, बिग स्क्रीन मतलब एक वो एंटरटेनमेंट है हमारी और वो थोड़ी सी ख़त्म हुई है। एनीवे, आज यौम फ़िज़ाइया है तो आज हमारे लिए वी हैव समथिंग सो स्पेशल फॉर यू। अब्दुल्ला और मैं और हमारी टीम जो है हम गए एक एयरफोर्स बेस पे और वहाँ हमने क्या देखा और क्या क्या शूट किया ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। स्निपेट आपको इस घंटे में दिखा देंगे, लेकिन एक्चुअली द होल आवर फ्रॉम 10 to 11 इज़ डिवोटेड टू दैट। इंडीड, और वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि एक तो हम ये है ना, और ये जो आगे हम एक और किस्म के अब्दुल्ला और हम आपको नजर आ रहे हैं, बस इतने करीब F-16 तैयारों को अपने उड़ते हुए देखना और लैंड करते हुए देखना, ये अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम थी। हम बड़े एक्साइटेड हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। वी आर वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट। इसमें से ना हमने अपनी मनपसंद फ्रेम की तस्वीर भी निकाली है क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मोबाइल फोन्स वगैरह आपको दूर रखने पड़ते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आज अगर आपने पता नहीं नोट किया है कि नहीं किया कि हमारे कप्स जो है ना कॉफ़ी के वो कुछ डिफरेंट हैं और ये कप्स हैं सोवेनियर्स जो कि हमें इस बेस पे तोहफे में मिले थे और हैं ये शेरदिल स्कॉटन 19 है, शेरदिल स्कॉटन F-16 का स्कॉटन है और उनकी तरफ से मोहब्बत का इजहार था, तो हमने कहा आज के दिन तो हम इन्हीं कपों को यूज करेंगे। जब हमने इसमें चाय पी, टी इज एक्चुअली फैंटास्टिक इन दिस वन, मतलब बाकी चाय तो दूसरी तरफ, इसमें चाय का मजा ही कुछ और है। अच्छा जी, और वो जो बेस पे चाय थी ना, मैंने उसकी सीक्रेट रेसिपी भी निकाल ली है, वो हम आपसे आगे चलकर शेयर करेंगे। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है और सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 1100 अरब रुपए का पैकेज बिल आखिर कराची के लिए अनाउंस हो गया है। हाँ। कराची वाले बड़े पुरुमीद हैं, बड़े खुश हैं, लेकिन अभी भी शहर की हालत इज़ार देखने से ताल्लुक़ रखती है। मतलब है कि एक्चुअली इतना बुरा हाल है, अब बारिश का पानी अभी तक बाज़ जगहों से निकाला जा रहा है, अभी तक हंसी आती है ना आपको। आई एम श्योर कि बाकी मुल्क में जो हमें लोग सुन रहे होंगे वो कह रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं दोनों। हंसी नहीं, मुझे अब अफसोस, अब रोना आता है, रोने का मकाम है।
अभी तक कल मैंने टैंकरों की एक लाइन देखी है एक मशहूर शाहराह पर, जहां पर इर्द गिर्द से बारिश का पानी निकाला जा रहा था, क्योंकि सीवेज का तो सिस्टम है नहीं कोई। और एट द सेम टाइम बारिश के पानी की वजह से जो गटर चौक हुए हैं, जो चूंकि नालों में पानी गया नहीं, जो सीवेज की गटर लाइनें थी वो चौक हुई हैं, और वो उबल कर ना सिर्फ सड़कों पर, अब बाज इत्तलात के मुताबिक मेरे एक दोस्त हैं उनके अपार्टमेंट में वो पानी रिवर्स होना शुरू हो गया। बहुत से लोगों के घर ऐसा हुआ है। लेकिन एक दफा फिर आपको याद दिला दें कि 1100 अरब रुपए का पैकेज आ गया। कराची के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए माली जरूरत किसी ना किसी हद तक तो पूरी होगी, लेकिन इंतजामी मसला वहीं का वहीं है। बाख्तियार बल्दियाती निजाम की तरफ कोई नहीं जा रहा और इस तरफ भी फौरी तवज्जो चाहिए। हफ्ते के रोज वजीर आजम इमरान खान ने तूफानी बारिशों के एक हफ्ते बाद कराची का दौरा किया, शहर के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट PCIC होगी, जिसका मतलब है कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। उसका मतलब यह है कि जो भी हम अब फैसले करेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक मुसलसल कमेटी चलेगी। इसमें सब स्टेक होल्डर्स होंगे। और इस पैकेज पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वफाक के कराची के लिए ऐलान करदा 1100 अरब रुपए के पैकेज में से 800 अरब रुपए के मंसूबे सिंध हुकूमत के हैं। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर असद उमर ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को गलत करार देते हुए कहा कि कराची पैकेज के मंसूबों में 62% फंडिंग वफाक और 38% सिंध की है। ये रेस नहीं है कि किसने पैसा कितना लगाया और कितना नहीं लगाया। हमने तो इस बात पे इत्तेफाक कर लिया, लेकिन जैसे ही यहाँ से ख़त्म हुई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे पास पैगामात आना शुरू हो गए कि जी वो पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने ये शुरू कर दिया है और वो कह रहे हैं जी कि 800 अरब रुपए जो है वो तो सूबा लगा रहा है। 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी, यानी तकरीबन 2/3 फंडिंग जो है वो वफाक की थी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो वक्त नहीं है जब सियासत की जाए। कराची पैकेज के ऐलान के साथ ही वसाइल और पैसे की जंग शुरू हो गई है। ऐसे में बल्दियाती निज़ाम को दोबारा मौसर करने का कोई सोच नहीं रहा है और MQM ने ऑल्दो इस पर आवाज़ भी उठाई है। वज़ीर आज़म ने 3 मरहलों में कराची को बेहतर करने का ऐलान किया है। इसमें सबसे पहली तरजीह शहरी हुकूमत का जल्द क़याम बना ली जाए तो शहरियों का भला होगा, क्योंकि शहरी फिर उनसे जवाब ले सकेंगे। आपको पता है कि MNA MPs के पीछे भागना तो बहुत मुश्किल होता है आजकल, और वफाकी वज़रा तो वैसे ही कहीं नज़र नहीं आते, लेकिन अगर बल्दियाती नुमाइंदे होंगे, उनके बीच में से लोग नुमाइंदगी कर रहे होंगे, तो फिर उनसे एटलीस्ट जवाब लिया जा सकेगा। उन्हें पता होगा कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। दे विल एग्जैक्टली नो, ये उम्मीद की जा सकती है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रहनुमा MQM पाकिस्तान अमीनुल हक ने। अमीनुल हक साहब, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि ये बता दें कि आप वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आपकी मुशावरत से ही कराची पैकेज आया होगा, हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो रकम रखी गई और मंसूबे तय किए गए, आपके ख्याल में ये सब काफ़ी होगा? आप मुतमईन हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि MQM की कोशिशों काविशों की बदौलत ये 1.1 ट्रिलियन बिलियन का जो कराची का जो जैसे कहते हैं कि डेवलपमेंट पैकेज आया है, यकीनन हमारी ख्वाहिश थी कि इससे ज़्यादा भी होता। लेकिन एक बात को क्लियर कर लेनी चाहिए कि कराची के लिए जो 1.1 ट्रिलियन का जो पैसे रखे गए हैं, ये कराची के अवाम पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि कराची के अवाम का हक बनता था, जो कि वफाकी हुकूमत ने कराची के अवाम को उसका हक वापस लौटाया है। हमें इस बात को भी ध्यान नशीन रखना होगा कि कराची को अगर 3 साल के ऊपर 1.1 ट्रिलियन खर्च किया जाएगा तो यकीनन अगले 3 साल में कराची इसका डबल से भी ज़्यादा, यानी 3.3 ट्रिलियन वफाकी हुकूमत को लौटा के भी। अच्छा अमीन साहब, वफाकी या हुकूमती इत्तेहादी होते हुए इससे पहले भी MQM पाकिस्तान की डिमांड रही है कि बल्दियाती निज़ाम मजबूत बनाया जाए, मेयर को इख्तियारात दिए जाए। नए कराची पैकेज में तो इस पर बात ही नहीं हुई है सिरे से, तो क्या ये मुतालबा फ़िलहाल आपने साइट पर रख दिया है या फिर इस पर बात करेंगे?
देखिए, आर्टिकल 148 के हवाले से MKM पाकिस्तान का मुसलसल 2013 से मुतालबा चला आ रहा है कि मेयर को और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियार दिए जाए, और इसी के हवाले से MKM पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पिटीशन दाखिल की हुई है, और हमारे से PTI की मशावरत के बाद PTI की तरफ से इमरान खान साहब और असद उमर साहब ने पिटीशन दाखिल की हुई है। होपफुली मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इसको हियरिंग भी करेगी। लेकिन इसके साथ साथ MKM पाकिस्तान ने हर फोरम के ऊपर, हत्ता कि जो पिछले 4 और 6 मीटिंग हुई है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की, इसमें भी इस बात को उठाया है कि मेयर के उस वक्त तक कराची शहर तरक्की नहीं कर सकता है जब तक कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को तमाम इख्तियार दिया जाए और अंडर वन चेन ऑफ कमांड कराची के मामला हल किए जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा साथ साथ कि आप मेयर और शहरी हुकूमत के लिए जिस तरह के इख्तियारात मांग रहे हैं, वो वफाकी हुकूमत से ज़्यादा सिंध हुकूमत का मसला है, एटलीस्ट बिल्कुल यही नज़र आता है। तो क्या पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता है इस सिलसिले में? देखिए, MKM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़ी कोलिशन पार्टनर है वफाक में, और यकीनन हम उनके साथ हर चीज़ों पे मशावरत करते हैं। और यह बात हकीकतन है कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तब्दीली का इख्तियार सूबाई हुकूमत को होता है। यकीनन हम उनसे कोई सियासी राब्ते तो नहीं है, लेकिन हर फोरम पे जहाँ जहाँ उनसे मुलाकात होती है, हत्ता कि जो पिछली 6 मीटिंगें कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की हुई है, इसमें भी हमने उनके सामने रखा है। और मैं समझता हूँ कि जो पिछली जो मीटिंगें 6 मीटिंगें हुई हैं, उसमें वज़ीर आला सिंध साहब ने बड़ी फ़राग़दिली का मुज़ाहरा किया है और इस बात का वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द 2013 के जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें तब्दीली लाई जाएगी, और लाजमी तौर पर जिसे कहते हैं कि बड़े इख्तियारात जो हैं वो आने वाले मेयर को दिया जाएगा। अच्छा, चलें, होपफुली ये तो सब हम मुंतज़िर हैं। इफ्तिखार शलवानी साहब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया गया है। इस तैनाती पर MKM पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब आपसे कोई राय नहीं ली गई थी क्या? कोई डिस्कशन हुई भी या नहीं हुई? कि मैं साफ गोई से काम लूँगा। जितनी भी कराची ट्रांसफॉर्मेशन की मीटिंग हुई थी और जब हमने 3 मुख्तलिफ नाम फॉलोड किए थे, उसमें कहीं पे भी इफ्तिखार साहब का नाम नहीं था। इफ्तिखार साहब के नाम आने पे MKM पाकिस्तान ने बिल्कुल अपनी रिजर्वेशन शो किया है। तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि ऐसे शख्स को जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए जो कराची में पैदा हुआ हो, कराची में तालीम हासिल की हो, कराची के डायनेमिक को समझता हो, जो दयानतदार है, जो ईमानदार हो और जो मजबूत असाब का मालिक भी हो। लेकिन जिसे कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ दो और कुछ लोगों के पॉलिसी पे चलना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी रिजर्वेशन अपनी जगह कायम है, और मैं इस बात की उम्मीद रखूँगा कि आने वाले एडमिनिस्ट्रेटर साहब कराची के मामलात को बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश। चलें, इस उम्मीद के साथ आई गेस आप लोगों ने तस्लीम कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका अमीन साहब। और अमीन साहब, आपने तो साहबगोई से काम लिया, लेकिन आप ज़रा अपने इलाके में भी निकलें और वहाँ पे भी आई एम श्योर के लोग आपसे साहबगोई से काम लेंगे। और नॉर्थ नाज़िमाबाद और अतराफ के इलाकों की जो सूरत हाल है, जहाँ पर जाहिर है कि आपका वक्त गुजरता है, या फिर आपका वो इलाका है, तो आप ज़रा देखें कि वहाँ हाल हुआ क्या, ओवर द ईयर्स उस इलाके का हाल बन क्या गया, ये आपको जरूर। अच्छा, अमीन साहब का भी यही कहना था ना कि एटलीस्ट समथिंग इज बीइंग डन फॉर कराची। ये तासुर अगर सारे अपने दिल में ये रखें तो छोटी छोटी जो भी आपकी अगर नहीं बन रही या किसी चीज़ से आप समझते हैं कि ये किसी और तरीके से बेहतर हो सकता था, लेट इट बी। एक दफ़ा एक काम को रोल करना चाहिए। ऑल पार्टीज आर एटलीस्ट अब जरा उस पेज पे आ जाए कि अब कुछ मुख्तलिफ करना है। इतना बड़ा पैकेज भी आ चुका है, समथिंग गुड नीड्स टू कम आउट ऑफ इट। ये ना हो कि रास्ते में जो हमने पहले भी देखा है कि इतने इख्तलाफात हो जाए कि कोई बात बन ही ना सके। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑल रिसोर्सेज आर देयर नाउ फॉर थिंग्स टू वर्क आउट। अच्छा, ये तो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग जिस पे तो हम आपको पता है ये कितने पैशनेट अबाउट कराची के हालात हैं, तो वील हैव हमारी नजर पता है क्या, जब हमने देखा है एक शहर को, हमने अपने सामने, हम लाहौर की बात करते हैं, कहीं और किसी और मुल्क नहीं जाते, हमने उस शहर को अपनी आंखों के सामने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। सो once something is possible in this very country, पाकिस्तान में ये तब्दीली आ सकती है, तो फिर कराची क्यों नहीं तब्दील हो सकता? क्योंकि वो आपको फिर यकीन हो जाता है ना कि ये डूएबल है, तो डूएबल है तो डू क्यों नहीं हो रहा? तो अब वो टाइम आ गया। अच्छा जी, अभी जरा स्कूल्स की बात करेंगे। आजकल मैं भी जरा बच्चों के स्कूल की तलाश में हूँ। अभी तो आपने स्टार्ट ही करना होगा, स्टार्ट करना है, लेकिन आपको पता है उसके लिए भी बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स और मसले मसाइल होते हैं। वो कहते हैं 2 साल के बच्चे को देख के कहते हैं तो ओवर एज हो गया है।
इतना सा तो है, अभी तो मतलब बन रहा है बच्चा, ये तो सारा कैसे कुछ हो होता सकता है हमारी यहाँ, व्हिच इज सैड। तालीमी इदारे 15 सितंबर को खोलने हैं या नहीं खोलने हैं, बैन सूबाई वज़राए तालीम आज वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला करेंगे। तालीमी इदारों से मुताल्लिक SOPs को भी आज हतमी शक्ल दी जा रही है। इधर रुक जाए, SOPs की चूंकि बात ही हो रही है तो बीच में हमें एक मैसेज भी आया था अभी, और हम रेस्टोरेंट के SOPs की बात कर रहे थे। अपेरेंटली एयरलाइंस जो है वो भी अब वो SOPs फॉलो नहीं कर रही, जिस वलवले से स्टार्ट हुए थे कि एक सीट बीच में छोड़ के और मास्क एंड ऑल दैट, सुना है कि अब ऐसा हो नहीं रहा। आई हैव नॉट ट्रैवल्ड रिसेंटली, आई ट्रैवल्ड 2 वीक्स अगो, 2 वीक्स अगो, हाँ, तो कोई नहीं था ऐसा मसला। देयर यू गो। तो अब हम स्कूलों में कैसे SOPs के विल मेक श्योर के हों। बट एनीवे आपको ये बता दें कि वजारत सेहत के हुकाम से ब्रीफिंग के बाद तालीमी सरगर्मियों की बहाली के लिए सिफारिशात तैयार करके कौमी राब्ता कमेटी को भेजी जाएंगी। तो इसमें ये प्लीज़ आप ज़रूर नोटिस करना। और इस मामले में ज़िंदगी ट्रस्ट ने पैम्स के ताउन से मुल्क भर के मुख्तलिफ असातिज़ा से इंटरव्यूज़ किए हैं और ये जानने की कोशिश की है कि मार्च से स्कूल्स की बंदिश से होने वाले तालीमी नुकसानात को कैसे कम से कम किया जा सकता है। अच्छा, साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है कि कोरोना के फैलने के खदशात को हर मुमकिन हद तक कम किया जा सके, क्योंकि बाज़ ममालिक में ऐसी रिसर्च आई है कि जैसे ही उन्होंने स्कूल्स खोले तो एकदम से केसेस बढ़ गए। ज़िंदगी ट्रस्ट के सरबरा और मारूफ सिंगर शहजाद रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। शहजाद, ज़िंदगी ट्रस्ट ने ये जो रिसर्च की है या सर्वे कंडक्ट किया, कुछ अगर आप हमें बता सकें, क्या आपके सजेस्टेड SOPs हैं जो होने चाहिए वन स्कूल्स आर ओपनिंग अगेन? अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ये जो हमने एक वॉइस ली है टीचर्स की, ये एक सर्वे और रिसर्च नहीं कहेंगे, हम ये कहना चाहेंगे हमने सारे पाकिस्तान में जितने प्रोविंसेस हैं उनके तमाम गवर्नमेंट टीचर्स अराउंड एक नंबर हमने सेलेक्ट किया और पाकिस्तान अलायंस, मैथ और साइंस और जिंदगी ट्रस्ट ने मिलकर कोविड के दौरान ये एक क्वेश्चन है उनके साथ शेयर किया था। और ये SOPs के ऊपर हमने इसलिए नहीं किया बिकॉज SOPs पे बहुत बात हो रही थी। हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन को एड्रेस करने की कोशिश की है। आपको याद होगा अर्थक्वेक जब आया था, तो अर्थक्वेक के बाद जब बच्चे वापस आए थे तो वो लर्निंग लॉसेस का बहुत एक खतरनाक मसला हुआ था जो आज तक चल रहा है और कई सालों तक चलता रहा था। बिकॉज जब वो बच्चे वापस आए तो उनको जिस तरह से मैनेज किया गया वो बहुत गलत तरीका था। तो अब जब ये बच्चे वापस आ रहे हैं तो गवर्नमेंट टीचर्स की कोई वॉइस नहीं है इसके अंदर, चाहे वो SOPs हो, चाहे वो कैसे पढ़ाना है। तो हमने ये जो काम किया है इसके हमने गवर्नमेंट टीचर से पूछा जब बच्चे वापस आएंगे तो उनका सिलेबस देखें ना, जो हमारा नॉर्मल सिलेबस भी है। आप सुनते होंगे हर वक्त टीचर्स ये कह रहे होते हैं कि हमने खत्म कराना है। अब आप ये सोचें कि सबसे बड़ा प्रेशर उन टीचर्स के ऊपर ये है कि वो सिलेबस खत्म कराने की बात शुरू होगी कि ये मार्च में एग्जाम होंगे, अप्रैल में होंगे, जून में होंगे, जुलाई में होंगे। फिर जब बच्चे आते हैं तो मेंटल हेल्थ ये एक इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर डिबेट शायद कम हो रही है और उसको मैनेज करना कैसे करेंगे। तो हर स्कूल के अंदर एक टीचर जो कि ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट नहीं है, बट उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग जरूर हो कि जब बच्चे वापस आ रहे हैं तो उनके साथ इंटरेक्ट कैसे करना है। फिर स्पोर्ट्स जो होते हैं जिसमें उस तरह का इंटरेक्शन नहीं हो कि कोरोना फैल सके, उन स्पोर्ट्स को कैसे और आर्ट्स को कैसे आप कंटिन्यू करेंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट टीचर्स ने हाईलाइट करने की कोशिश की है इसके अंदर कि उनको हेल्प चाहिए होगी। बिकॉज कुछ ग्रेड्स हैं, स्कूल है जिसमें एक ही टीचर 6 क्लासेस को पढ़ा रहा होता है अलग अलग सब्जेक्ट। तो वो उनको तो टीचर्स की जरूरत होगी हायर करने की, चाहे वो SOPs इंप्लीमेंट करने हो, चाहे बच्चों को सिलेबस खत्म कराना हो या जो भी करना हो। तो वहाँ पर कौन उन टीचर्स को हायर कराएगा। तो ये हमने एक पूरी एक रिपोर्ट बनाई है ताकि ये आज मैंने शफकत महमूद, सईद गनी सबसे शेयर किए। दे आर वेरी सपोर्टिव और वो इन तमाम चीज़ों को का ख्याल रख रहे हैं। खासतौर पे शफकत साहब और सईद साहब से तो मेरी बात भी हुई है इस पर, इस रिपोर्ट को शेयर करने के बाद। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखने की कोशिश जी बिल्कुल, डेफिनेटली इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन दिस वुड एब्सोल्युटली बी द फर्स्ट टाइम कि अगर स्टूडेंट्स और टीचर्स की मेंटल हेल्थ पे भी गौर किया जाए। ये तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, स्कूल्स बंद रहे, तो ये चीज़ उभर के सामने आ गई है, ऊपर आ गई है प्रायोरिटी लिस्ट में कि इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ और हाइजीन के इश्यूज पे अभी तक कुछ नहीं कर सके हम लोग, पूरे नहीं होते तो व्हाट टू टॉक ऑफ मेंटल। बट आर यू होपफुल शहजाद के इन द वेक ऑफ व्हाट ऑल हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड और ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी कोरोना की वजह से किस तरह सब बिजनेसेस, हर चीज, स्कूल्स वगैरह ठप रहे, तो अब मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया जाएगा स्कूल्स में और वो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में?
देखिए, वो होता ही है कि जब भी कोई एक हादसा होता है उसके बाद कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर आती है। जब ज़ैनब का वाक़या हुआ तो हम 2011 से लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन लर्निंग पे काम कर रहे थे, बट अचानक से उस तरह का करिकुलम बन गया और फिर पंजाब जाना शुरू हुआ, बलूचिस्तान में शुरू हुआ। तो इसी तरीके से जब ये कोरोना ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज कर दिया, अब आप ई लर्निंग को ही देखें, लोगों को समझ आ गया कि हमारे इवन बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स कितने बुरे हैं, माँ बाप ने रियलाइज करना शुरू किया। तो इसी तरीके से मेंटल हेल्थ अब वो टॉप पर आ गई ये बात। तो अब मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल परफेक्टली इम्प्लीमेंट हो रहा होगा कि बच्चों को, बट ये डिबेट जरूर शुरू हो गई है और आई थिंक इसका कुछ इम्पैक्ट जरूर होगा। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन क्योंकि ये इतनी बड़े लेवल पर डिबेट इसकी हुई है तो इसका इम्पैक्ट स्कूल्स में आपको कुछ नजर आना जरूर शुरू होगा। अच्छा शहजाद, हमारे यहाँ जो स्कूल्स हैं उसमें यूजुअली स्ट्रेंथ होती है क्लास में 30, 40, 50, 60 तक भी मैंने देखे हैं स्कूलों में। इतने ज्यादा बच्चे एक ही क्लास में भरे होते हैं। तो ये तो मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह से स्कूल्स मैनेज करेंगे। अगर एक नॉर्मल सेफ डिस्टेंस भी क्रिएट करना है जो कि होना चाहिए, वो भी शायद नहीं पॉसिबल होगा इन हालात में। आपने कंजर्वेटिव एक नंबर दिया है, 100 बच्चे बैठे होते हैं क्लास के अंदर। ये तो एक बहुत ही मुश्किल मरहला होगा। और सबसे पहले तो बच्चों को फेज में बुलाना, ये भी हमने बात की है कि बच्चों को कितना फेज में आप बुलाएंगे। तो अगर आप फेज में बुला रहे होंगे तो एक क्लास में 100 बच्चे, तो अगर आप 20 को बुलाएंगे तो एक हफ्ते में तो सिर्फ वो क्लास का बच्चा एक दिन अटेंड कर पाएगा। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। जो हुमा उसकी बात कर रही थी मेंटल हेल्थ की, मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि जो जिंदगी ट्रस्ट है वो ले काउंसलिंग में गई है। ले काउंसलिंग आप लोग जानते होंगे कि जो ट्रॉमा जब भी होता है उसके बाद एक सोसाइटी को तो उस पर बात की जाती है। तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं हम ऑब्वियसली दुनिया में। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं। थैंक यू शहजाद, वक्त की किल्लत है, नहीं तो आपसे तफसील से और बात करते हैं। हम क्लासों की बात कर रहे तो शहजाद करेक्टेड अस कि वाकई 100 बच्चा भी होता है किसी एक क्लास में। एंड देन देयर आर अदर इश्यूज। ट्रांसपोर्टेशन, एक वैन में, एक बस में कितने बच्चे, किसी भी ट्रांसपोर्ट में आपने देखा है जब बच्चे जा रहे होते हैं, कितनी बार हमने विटनेस किया है बच्चे पे बच्चा। रिक्शे बनाए होते हैं थोड़ा सा चेंज करके, उसमें माशाल्लाह कितने बच्चे होते हैं उसमें। तो उसका क्या होगा, मतलब वो 100 को तो चलो स्कूल के अंदर कोई SOP होगा, उस कन्वेंस में क्या SOPs होंगे। हम डरा नहीं रहे, बट दीज आर द कंसर्न्स जिनके बारे में सोचना है। तो पता है कि यौम दिफा के सिलसिले में हम आपके साथ मौजूद थे और आज पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को याद करने का दिन है। आज यौम फ़ज़ाइया हम मना रहे हैं और इसको मनाने का हमने बड़ा ही ख़ास एहतमाम किया। और एहतमाम हमने ये किया कि हम पहुँच ही गए एक एयरबेस पर। इस तरह ही पहुँचे थे, वी वर इन्वाइटेड और बड़ा अच्छा हमारा उन्होंने लंच भी किया। और काफ़ी अरसे से हमने भी अपनी ख्वाहिश जाहिर की हुई थी दैट वी वुड लव टू विजिट यू गाइस। और फिर उन्होंने इस दिन की मुनासबत से हमें इनवाइट किया हमारी टीम को। Being a चाय lover, I was looking forward to everything, लेकिन मैं चाय को भी I was looking forward to it। चाय को तो हम सारे लुक फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, हम जितना भी बोल लेना वो जस्टिफाई नहीं कर सकता इफ वी डोंट शो इट टू यू। तो छोटा सा एक टीजर आपको दिखा रहे हैं, बाकी सब कुछ अगले घंटे में होगा। और वो अगर आप फाइटर जेट में देख रहे हैं कि मैं और अब्दुल्ला बैठे हुए हैं, तो हम आपको पहले ही बता दें कि वो हम नहीं हैं। Sorry. लेकिन जो थे उनसे जरा हम हेलो हाय कर रहे थे, पूछ रहे थे कि अंदर माहौल ठीक है, सब सेट चल रहा है, तो उन्होंने हमें हाथ में आके बता दिया था कि हाँ सब सही चल रहा है। अच्छा जी, इफ वी हैव टाइम बिफोर अ ब्रेक, मैं अपने प्रोड्यूसर से भी पूछ रही हूँ, तो हम एक ट्रिब्यूट है वो देना चाहते हैं अपने शो पे। नहीं, हम मेरा ख्याल है कि ट्रिब्यूट अभी नहीं है, बाद में एक और अहम मामला व्हिच इज अ पार्ट ऑफ आवर टॉप स्टोरीज एज वेल, हम जरा वो निपटा लें क्योंकि वो बहुत अहम मामला है और हुकूमत भी ये चाहती है कि वो मामला निमट जाए, लेकिन निमट के दे नहीं रहा। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो आपको बताएं कि सब सियासी जमातों को एक पेज पर लाना है। FATF से मुताल्लिका कवानीन पास कराने हैं। पार्लियामेंट के लिए सेशन में हुकूमत के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान पुरअज़म है कि अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कवानीन हर सूरत पार्लियामेंट से पास करवाएंगे। अपोजिशन का कहना है हुकूमत FATF की आड़ में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाना चाहती है, मगर इमरान खान कहते हैं FATF के मामले पर अपोजिशन और भारत एक पेज पर हैं। भारत की पूरी कोशिश है पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट पे शामिल हो। इमरान खान ने आज से कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने की बात की थी, लेकिन ज़राए का कहना है कि बेशतर अरकान असम्बली सैलाबी सूरत हाल के बायस अपने इलाकों में मसरूफ़ हैं। कई अरकान की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत मुश्किल होगी, इसलिए कौमी असम्बली में FATF से मुताल्लिक़ कानून साजी मौखर हो गई है। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास एक हफ्ते के लिए मुलतवी करने का फैसला हुआ है। अब ये एक हफ्ते टाइम है, लेट्स सी कि इसमें कुछ निगोसिएशन हो जाए। कौमी असम्बली का इजलास अब 14 सितंबर की शाम 4:30 बजे, जबकि सेनेट का इजलास 15 सितंबर को सुबह 10:30 बजे बुलाया जाएगा। इसी पे हम बात करेंगे।
बिल्कुल, अभी हम एक्चुअली ब्रेक ले रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात हो जाए इसी पे वज़ीर ख़ारजा से या किसी और से, whoever can talk about it। शाम उमैद कुरैशी साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। और एक ट्रिब्यूट जिसका हुमा तो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं। आज मारूफ दानिश्वर, अदीब, ड्रामा निगार, अफसाना निगार, दास्तान गो अशफाक अहमद साहब की 16वीं बरसी है। अशफाक अहमद होशियारपुर के एक छोटे से गांव खानपुर में 22 अगस्त 1925 को पैदा हुए। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। क़याम पाकिस्तान के बाद इशफाक साहब अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान आ गए। इशफाक साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के शोबा उर्दू में दाखिला लिया। यहाँ उनकी मुलाकात बानो कुदसिया से हुई। बाद में इशफाक साहब की शादी भी हुई। 1962 में इशफाक अहमद ने रेडियो फीचर प्रोग्राम तलकीन शाह शुरू किया, जो तंज़ व मिज़ाज की वजह से काफ़ी मकबूल हुआ। 1953 में उनका अफसाना गडरिया उनकी शोहरत का बाइस बना। फिर एक मोहब्बत सौ अफसाने, तोता कहानी और मन चले का सौदा ड्रामा सीरीज PTV पर नशर हुई, जो बहुत ही मकबूल रही हैं। ये हिस्टोरिकल पीसेस ऑफ वर्क हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न पर इनका प्रोग्राम ज़ाविया भी बहुत मकबूल रहा, जिसमें वो अपने तजर्बात और मुशाहिदात इंतहाई दिलचस्प अंदाज में बयान किया करते थे। लेट्स वॉच सम ऑफ दिस आई गेस। इशफाक साहब की बातों से इल्मियत झलकती थी और सुनने वाले गौर करने पर मजबूर हो जाते थे। 7 सितंबर 2004 को लाहौर में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन उनकी लेगेसी, उनका काम, मेरा ख्याल है आने वाली नस्लों, दहाइयों, सदियों तक इसी तरह लोग इससे इस्तेफादा करते रहेंगे। बेशक बेशक। और आपको बताएं कि पाकिस्तानी अदाकार यासिर हुसैन टीवी स्क्रीन से ज़्यादा सोशल मीडिया पर सरगर्म नज़र आते हैं, और उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, कुछ उनका थॉट प्रोसेस जब वो उसको सोशल मीडिया पे पुट करते हैं तो बहुत लोग जो होते हैं उससे मुतासिर भी होते हैं, बहुत से अपोज भी करते हैं। सोशल मीडिया पर उनके बयानात ज़ेर बहस तो रहते ही हैं। और अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी में टर्किश सीरीज अर्तुगरुल गाजी के किरदारों से जो है वो मिसाल आज़म मिलते जुलते नौजवानों की तस्वीर के साथ लिखा कि इनको कोई नहीं पूछेगा क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर और बाहर का कचरा भी माल बराबर है। मतलब फिर से बताओ। पता नहीं, वो जो आपको पता है ना कि हमारे यहाँ भी वो जो अर्तुगरुल आए थे, जो अर्तुगरुल जैसे लगते हैं, हाँ। वो जो हमारे भी मेहमान थे, मुस्तफ़ा गालिबन उनका नाम था। उन्होंने एक तुर्गुत भी गालिबन ढूंढ लिया और उन्होंने कहा कि उनको पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मिमिक्री कर रहे हैं तो उनको क्या हम नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम। और वैसे भी उनको बुला के हमने मधु करके हमने भी एटलीस्ट, और बाकी टीवी चैनल्स ने भी बुला के इंटरव्यू कर लिया। अब जाहिर है वो अदाकार तो है नहीं, उनका प्रोफेशन भी नहीं है। यासिर के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तनाज़े की सूरत इख्तियार कर ली। मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पर टॉप 10 में यासिर हुसैन का नाम इस वजह से सर फहरिस्त रहा कि ये मुतनाज़ बयान आया था। अनुशा अशरफ ने इन्हें खरी खरी सुना दी। अनुशा ने अपने रद्द अमल में लिखा कि कोई शख्स कचरा नहीं होता। सो ये जो कचरे का लफ्ज़ था ना, इस पर ज़रा ऑफेंड हो गई। वो आपको गैर मुल्की अदाकारों की इज़्ज़त करनी चाहिए। अनुशा अशरफ की तफसीली रद्द अमल को यासिर ने नज़रअंदाज ना किया। लिखते हैं कि आप चिल करें और मेरी हर बात को अर्तुगरुल से मत जोड़ें। ये अजीब सी बात है। मेरा ख्याल है इस पर आपको भी किसी को गौर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि अर्तुगरुल या उस ड्रामे के किसी भी किरदार को किसी की अप्रूवल की ज़रूरत है और कि वो कचरा है या नहीं है। दे आर सुपरस्टार्स, पूरी दुनिया में उनको देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, सराहा जा रहा है और अक्टूबर में आ भी रहे हैं। You know, you cannot stop anybody from saying anything. Why don't we actually just sit back and enjoy? मतलब अगर सारे अपनी स्टेटमेंट डाल ही रहे हैं तो एंजॉय कर ले। मतलब आपका यू कैन हैव योर ओन ओपिनियन। एतराज इस बात पे था कि यहाँ की मुर्गी भी दाल बराबर और बाहर का कचरा भी माल बराबर, तो वो चॉइस ऑफ वर्ड्स जरा अजीब। तो बाहर का कचरा, अर्तुगरुल जो है, इट्स नॉट अ पीस ऑफ क्रैप, इट इज नॉट अ कचरा जिसको आप माल बराबर समझें। मतलब पूरी दुनिया अगर किसी चीज़ को सराह रही है, और यू कैन ऑब्वियसली हैव योर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐसे हों, क्योंकि देख ही लिए कि पाकिस्तान में इट्स अ डिफरेंट सेंटिमेंट, एवरीबॉडी और जिसको अब खैर आप कह रहे हैं कि आपने अर्तुगरुल को कचरा नहीं कहा, लेकिन अब आप ज़रा कराची से लाहौर और लाहौर से कराची टाइप फिल्में जो आपने शायद लिखी भी हैं और उसमें अदाकारी भी की हैं, वो भी ज़रा गौर से देख लें दोबारा, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या स्टैंडर्ड है। अभी हम आपको बताना ये चाहते हैं कि इन द नेक्स्ट आवर ऑफ जियो पाकिस्तान आप कुछ हमारे साथ ऐसा विटनेस करने वाले हैं जो शायद इससे पहले आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं देखा होगा। So even we are excited about it because ये चीज़ हमने आपके लिए कुछ दिन पहले रिकॉर्ड की थी, और आपको पता है हम भी लाइव शो करते हैं यहाँ बैठ के, तो आज हम भी आपके साथ बैठ के अपने आप को देखेंगे। But this segment, next hour of Jio Pakistan is worth watching. Stay up for it और पाक फ़ज़ा या जिंदाबाद।